हेलो प्यारे बच्चों। अभी तक क्लास 12th के 2 चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं। पहला था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, देन हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में क्या पढ़ा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़े। ठीक है, तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे चैप्टर्स आपके अभी तक फिनिश हो चुके हैं क्लास 12th के। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो भी बेटे चार्ज से ही रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि चार्ज जो है, चार्ज अगर रेस्ट में होता है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, जब वो मोशन में होता है तो अलग तरीके से बिहेव होता है। और इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, एक को हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और दूसरे को हमने कहा था इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, एक को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा, एक को हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को और किस नाम से जानते हैं हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपका जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपका जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आ रही बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रो डायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटे इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको पता है कि इस बार चार्ज जो है, इसके पहले चार्ज जो भी हमने पढ़ा अभी तक 2 चैप्टर्स में, उनमें चार्जेस क्या होते थे? रेस्ट पे रहते थे। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें चार्ज क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, यानी चार्ज मोशन में होंगे। ठीक है, तो बेटे जब हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, जब वो मोशन कर रहे होते हैं तो हम उसे पढ़ते हैं, एक फिजिक्स के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो वी कैन से दैट the branch of physics in which we study about charge in motion is called electrodynamics, डायनामिक्स। ठीक है बेटे, ये बात समझ में आ गई। अब देखो बेटे, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं किसके बारे में? चार्ज के फ्लो करने के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। क्लियर है यहाँ से कि इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज इन मोशन। चार्ज जब मोशन में होंगे, चार्ज जब चलेंगे, चार्ज जब फ्लो करेंगे, ठीक है, तो हमें इसके बारे में स्टडी करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये देखना पड़ेगा कि चार्ज जो है किस चीज़ में चल सकती है। क्या हर चीज़ में चार्ज फ्लो कर सकता है? क्या हर चीज़ में चार्ज चल सकता है? तो बेटा ऐसा नहीं है, सभी मटेरियल में चार्ज फ्लो नहीं करते। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनमें चार्जेस जो हैं इजीली फ्लो करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनमें चार्ज जो है वो इजीली फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमने क्या किया है? मैटर को बांट दिया है, मैटर को हमने डिवाइड किया है और उसको किया है बेटा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फ्लो, ऑन द बेसिस ऑफ करंट फ्लो, हमने मटेरियल को 3 कैटेगरी में रखा है। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो बेटे टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो ये जो है वो हो जाता है, क्या बोलते हैं बेटे इसको? एक तो हो जाएगा आपका, 3 हो जाएंगे बेटे। एक को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। और एक को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो इसमें से कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर हम ऐसे मटेरियल को कहते हैं, कंडक्टर हम ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिससे चार्जेस बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है। ठीक है, द मटेरियल फ्रॉम विच
चार्जेस कैन इजीली फ्लो, करंट कैन इजीली पास, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। द मटेरियल थ्रू विच चार्जेस और करंट कैन फ्लो easily are called conductor। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? तो जितने भी ज़्यादातर मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटे, गुड कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर हो गया, ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर हैं। इनमें से ये जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, ओके बेटे, बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर यानी चांदी। ठीक है, तो बेटे इसमें एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह जो हैं ये भी अच्छे कंडक्टर हैं, है ना। सिल्वर के रिस्पेक्ट में ज़्यादातर एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह यूज़ होते हैं, बिकॉज सिल्वर नो डाउट बहुत अच्छा कंडक्टर है, बट वो बहुत महंगा है, तो इकोनॉमिकली वो हमें, है ना, शूट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। कंडक्टर के बाद हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर क्या होता है बेटा, इंसुलेटर ऐसा मटेरियल हो जाता है जिससे चार्जेस फ्लो नहीं कर पाते हैं, करंट पास नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसे मटेरियल को हम क्या कह देते हैं, इंसुलेटर कह देते हैं। ठीक है, तो दी मटेरियल थ्रू विच ठीक है, द मटेरियल थ्रू विच चार्जेस और करंट कैन easily flow। ठीक है, the material through which charges or current can easily flow cannot flow are called insulator। then इसकी एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं बेटा, इसकी एग्जांपल्स क्या हो जाएगी, एयर है, प्लास्टिक है ना, रबड़ है, एटसेट्रा, वुड है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये हो गया बेटा इंसुलेटर एंड देन सेमीकंडक्टर। ठीक है, एंड देन सेमीकंडक्टर बेटा सेमीकंडक्टर ये एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो कुछ परिस्थिति में, कुछ कंडीशन में, अंडर सम कंडीशंस ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और अंडर सम अदर कंडीशन ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। मतलब 50-50 है ना, कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है, इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकता है। इसलिए इसमें आधे आधे गुण हैं, आधे कंडक्टर आधे इंसुलेटर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं, सेमी, हाफ। ठीक है, कभी ये कंडक्टर की तरह काम करेगा, कभी ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, तो इसे कहते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। ठीक है, material which can work as conductor in some condition and can work as insulator under other condition are called semiconductor। ठीक है, आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। बेटे ये जो कंडक्टर और इंसुलेटर है
ये जो कंडक्टर और इंसुलेटर है ये इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये जो सेमीकंडक्टर है ये इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है और इतना इम्पॉर्टेंट है, ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि इसके लिए हमने एक पूरी तरीके से एक चैप्टर ही अलग कर दिया है। सेमीकंडक्टर चैप्टर का नाम है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आता है, ठीक है। इसको हम लोग क्लास 12 की जो एंड वाला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। वहाँ पर इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हो कि पहले के ज़माने में देखो कंप्यूटर कितनी बड़ी बड़ी होती थी, है ना बेटे। कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते थे, मोबाइल इतने अप टू डेट नहीं थे, कंप्यूटर्स इतने सुपर फास्ट नहीं थे, इतना हमारे लैपटॉप्स वगैरह इतने सुपर फास्ट नहीं थे, ठीक है। बट अभी देखो, है ना, इतनी पतली सी फ़ोन हो गई है, इतनी पतली सी टीवी हो गई है। इन सब के पीछे जो रीज़न है वो सेमीकंडक्टर का है, सारा कमाल सेमीकंडक्टर का है, ठीक है। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको हम पूरी तरीके से एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं। अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है जो हम क्लास 12 के लास्ट में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात बाद में करेंगे, ठीक है बेटे। तो जब बात इंसुलेटर या कंडक्टर की होती है तो यहाँ पर मोटे तौर पे फ़र्क है कि इसमें जो है कंडक्टर में करंट आसानी से पास कर सकता है, चार्जेस इजीली फ्लो कर सकते हैं, और इंसुलेटर में करंट इजीली पास नहीं कर सकते, चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। वेल, अब बेटे देखो तो क्या ऐसा चीज़ है कंडक्टर में, क्या ऐसा चीज़ है इंसुलेटर में, क्या ऐसा नहीं है जिसके कारण ये इजीली फ्लो कर पा रहा है और ये नहीं कर पा रहा है। कुछ तो बात होगी इसमें, ठीक है। तो वो क्या बात है बेटा? वो बात है, एक चीज़ हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या कहते हैं हम? फ्री इलेक्ट्रॉन। आइए पहले हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है और उनका क्या रोल है किसी मटेरियल को कंडक्टर बनाने में और किसी मटेरियल को इंसुलेटर बनाने में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की। तो नाम से ही क्लियर हो जाता है बेटा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं। अब क्या है मीनिंग इसका फ्री इलेक्ट्रॉन का, आइए समझते हैं। आप सबने पढ़ा है बेटा, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो कोई भी मटेरियल होता है ना, कोई भी मटेरियल होता है वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है। और एटम का आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसमें हमें बताया जाता है कि भैया जो एटम्स के अंदर की जो चीज़ें हैं, एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। ये तीन जो पार्टिकल हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो क्या बोलते हैं अरेंजमेंट है एक एटम के अंदर किस प्रकार से होता है, उसी को हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पता है तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं एक एटम के अंदर। तो बेटे हमें पता है कि इसमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो मैसिव पार्टिकल्स हैं, जो मैसिव पार्टिकल्स हैं, वो बेसिकली किस में होते हैं? सेंटर में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, सर्कुलर मोशन करता है, रोटेशनल मोशन करता है। वेल, ये चीज़ हमें समझ में आता है, ठीक। तो बेटे हमने पढ़ा कि अगर ये हमने पढ़ा अगर ये न्यूक्लियस है बेटा, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा मास रहता है, ठीक है। और उसके चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ठीक। क्या हमने ये पढ़ा है बेटा? जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट में अगर होगा, थर्ड ऑर्बिट में अगर होगा, तो इस तरीके से होगा, ठीक है ना बेटे। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर घूमती है, अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसको पक्के तौर पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ किसके द्वारा मिलती है? तो आप सभी को पता है बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इनके बीच लगने वाले, किनके बीच? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पूरा होता है, ठीक है। तो बेटे F इक्वल्स टू, जैसा आपको पता है, K Q1 Q2 अपॉन
r स्क्वायर होता है तो इतना इस पर क्या होगा, फोर्स लगता है। उस फोर्स के कारण वो जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता रहता है, घूमता रहता है। अब आपको ये पता है कि ये वाला जो फोर्स है ना, वो रेडियस यानी सॉरी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा ये जब कम रहेगा तो ये फोर्स ज़्यादा रहेगा, और जब ये ज़्यादा रहेगा तो ये फोर्स कम रहेगा। इसका मतलब है कि कम यानी जब पास रहेगा, जब पास रहेगा तो डिस्टेंस कम रहेगा, डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो पास के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पास के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पर ये न्यूक्लियस क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है। लेकिन जैसे जैसे आउटर ऑर्बिट में जाएंगे और जो सबसे बाहर का ऑर्बिट होगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा, वो सबसे दूर होगा, उसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर फोर्स भी क्या लग रहा होगा, बहुत कम लग रहा होगा। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर काफ़ी वीक फोर्स लगता है। इस वीक फोर्स की वजह से, इस कमज़ोर फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, वो थोड़े फ्री फील करते हैं। ये फ्री नहीं फील कर सकते, ये फ्री फील नहीं कर सकते क्योंकि इस पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा। लेकिन ये चूँकि बहुत दूर है, उस पर फोर्स कम लग रहा है, कंट्रोल उसका न्यूक्लियस का उसके ऊपर क्या है, कम है, तो ये फ्री है। फ्री होने के कारण है ना, फ्री है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये चूँकि इससे ज़्यादा फोर्स ये अप्लाई नहीं कर पा रहा है इस पर, तो ये लूजली बाउंड होता है और ये फ्रीली मूव कर सकता है, रैंडम मोशन कर सकता है। हमें पता है रैंडम मोशन मीन्स क्या होता है कि विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर करते रहता है। आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो ऐसा रैंडम मोशन कर सकता है ये जो बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि भले ये फ्री है, थोड़ा फ्री फील करता है, बट ये अभी भी इसके सरफेस को नहीं छोड़ सकता। ऐसा नहीं कि उस मटेरियल से निकल करके बाहर चला गया, हवा में चला गया, ऐसा नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। रहेगा अंदर ही, रहेगा सरफेस के ऊपर ही, है ना, सरफेस के बाहर नहीं आ सकता। लाइक ये मेटल है, अगर ये मेटल है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके सरफेस पर इधर उधर मूव कर सकते हैं फ्रीली, रैंडमली, बट इससे निकल नहीं जाएंगे, ठीक है, इससे निकल नहीं जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो बेटे क्या समझ में आया? हमने क्या बोला कि जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लूजली बाउंडेड होते हैं, जो फ्री फील करते हैं, है ना, उनको ही हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आ रही बात समझ में? ठीक है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हम चर्चा कर रहे हैं वो कई जगह पर यूज़ होता है, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे वहाँ हम इनके बारे में फिर से बात करेंगे, ठीक है बेटे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमें समझ में आ गया कि क्या होता है। चलिए डिफाइन कर लेते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो सरफेस पे क्या कर सकता है, भाग सकता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह को जाएगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है तो वो अपने साथ चार्ज को भी लेके जाएगा, तो किया ना चार्ज फ्लो, और जैसे ही चार्ज फ्लो करता है हम कहते हैं करंट का फ्लो हो गया, ठीक है। तो करंट के फ्लो होने के लिए चार्ज का फ्लो होना जरूरी है, और चार्ज को फ्लो कराने के लिए उसको कैरी करने वाले की ज़रूरत है, और जो चार्ज को कैरी करता है हम उसे चार्ज कैरियर कहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज कैरियर का काम करता है, इसके कारण ही करंट जो है वो क्या हो पा रहा है, कंडक्ट हो पा रहा है, इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। सारी बात समझ में? सो फ्री इलेक्ट्रॉन को हम और क्या नाम से जानेंगे बेटा? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ओके। फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं बेटा। तो डिफाइन कर लें इसको हम, दी लूजली बाउंडेड outer most orbit electrons
free electron are called free electron or conduction electron. conduction electron. तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया बेटा क्या होता है, या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो बेटे जिस मटेरियल में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, जिस मटेरियल में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ चार्ज कैरियर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो चार्जेज एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर बहुत बड़ी मात्रा में पहुँचाई जा सकती है कि नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में पहुँचाई जा सकती है। जब चार्ज ज़्यादा फ्लो करेंगे तो हमारा करंट भी क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। करंट के फ्लो का जो रेट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो करंट के फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन हुए। जिसमें ये ज़्यादा होंगे वो अच्छे से करंट को कंडक्ट कर पाएगा, उसे हम गुड कंडक्टर बोलेंगे या कंडक्टर बोलेंगे। लेकिन जिसमें ये चीज़ है ही नहीं, जिसमें चार्ज को कैरी करने वाला ही नहीं है, उसमें चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया ही नहीं जा सकता, ठीक है, तो ऐसे में करंट भी नहीं फ्लो कर सकता। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन से मटेरियल कंडक्टर बनेंगे, कौन से मटेरियल इंसुलेटर बनेंगे। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम कंडक्टर बोलेंगे। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है वो ही कहलाएंगे क्या बेटा, इंसुलेटर। ठीक, आ रही बात समझ में। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि कौन कंडक्टर कौन इंसुलेटर, क्यों ये दोनों डिवाइड हुए, क्यों ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक, चलिए तो बेटे तो कंडक्टर्स में क्या होते हैं, कंडक्टर्स में क्या होते हैं, वेरी हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दूसरा इंसुलेटर में है ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आ रही बात समझ में। इसलिए कोई मटेरियल जो है कंडक्टर बन जाता है और कोई मटेरियल जो है वो इंसुलेटर बन जाता है। तो ये तो समझ में आ गया बेटा अपने को, है ना, कि फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ही किसी मटेरियल को कंडक्टर बनाता है और उसमें से करंट फ्लो कर सकता है। ओके, नाउ अब कंडक्टर से जुड़ी हुई कुछ और बातें। ठीक है, एक और टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज होता है जिससे फैमिलियर होना ज़रूरी है, और वो है बेटा, और वो है नंबर डेंसिटी। ठीक है, बात करते हैं बेटा, आइए नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अगर मैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं बेटे, तो जैसा हमने बोला कंडक्टर में बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है, उस मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या कहलाता है, नंबर डेंसिटी कहलाता है। वेल, the number of free electrons per unit volume is called number density, ठीक है बेटे। इसको हम लोग स्मॉल n से शो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, स्मॉल n बराबर नंबर्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नंबर और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहेंगे बेटे, नंबर डेंसिटी करेंगे। अगर इसके यूनिट की बात करें बेटा, SI यूनिट, तो जैसा आपको पता है बेटे नंबर का कोई यूनिट नहीं होता और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये क्या बन गया बेटा, मीटर पावर -3। सो SI यूनिट इज पर मीटर क्यूब, है ना। SI यूनिट क्या हो गया बेटा, पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बेटे, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, L-3। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है बेटे, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आ रही बात समझ में मेरी।
ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर डेंसिटी। वेल चलिए, तो नंबर डेंसिटी आपको समझ में आ गया बेटा क्या चीज़ होता है, ठीक। अब देखो कि अब हमें समझ में आ गया कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर का जो नंबर डेंसिटी है वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। कंडक्टर के अंदर स्टैंडर्ड है ना, अगर हम मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नंबर डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप जानते हो ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने क्लास 11th में सीखा था स्टार्टिंग चैप्टर में। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर डेंसिटी इन कंडक्टर इज 10⁻²8, ठीक है। क्या होता है बेटा, 10⁻²8 का ये होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेटा, है ना, कभी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हम समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका कंडक्टर के अंदर बिहेवियर कैसा है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर उनका बिहेवियर कैसा है, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक। तो लेट्स से कि एक कंडक्टर हमने ले लिया, ओके। अब ये जो कंडक्टर है इसके अंदर क्या है बेटे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ओके। अब दो सिचुएशन हो सकते हैं कंडक्टर के साथ। एक ये हो सकता है कि कंडक्टर जो है सर्किट में जुड़ा हो और कंडक्टर जो है ऐवे ही पड़ा हो, ठीक है। ऐवे ही पड़ा है इसका मतलब हमने उसको कोई भी सप्लाई नहीं दिया है, हमने उसको किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है, हमने उसको किसी करंट सप्लाई से नहीं जोड़ा है, एक सिचुएशन। और दूसरा, जब हमने उसको किसी बैटरी से या किसी सप्लाई से जोड़ रखा है। तो ऐसे दो सिचुएशन हो सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे जब हमने उसको कोई सप्लाई नहीं दिया है, जस्ट एक वायर का टुकड़ा ऐसा पड़ा है, ठीक है, एक कंडक्टर का टुकड़ा हमने ऐसा ले लिया, ठीक है। तो चलो बेटे बात कर रहे हैं हम केस 1, व्हेन, ठीक है, व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड across the conductor, across the conductor, ठीक है। कंडक्टर के क्रॉस हमने कोई बैटरी नहीं लगाया। अब बैटरी नहीं लगाने से क्या होता है बेटा, अगर हमने बैटरी नहीं लगाया, सेल नहीं लगाया, इसका मतलब है कि इनके जो दोनों एंड्स है ना, इनके जो दोनों छोर है ना, उनके बीच में किसी प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। क्या नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, मतलब इस वायर के ऊपर कोई प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा, ठीक है, कोई प्रकार का भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज पार्टिकल हैं, उनके ऊपर फोर्सेस भी नहीं लगेंगे। जब कोई फोर्स नहीं लगेगा, आप मान लो मेरे ऊपर या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, जैसे तैसे घूमेंगे, है ना, आवारा की तरह रैंडम मोशन करेंगे हम लोग, है ना, कहीं भी जाएं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, अपने मर्जी के मालिक है, कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम रैंडम हो जाते हैं, हम आवारा हो जाते हैं, हम कुछ भी करते हैं। आ रही बात समझ में। सिमिलर वे में इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या करते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, रैंडम मोशन करते हैं। कोई लेफ्ट जाता है, कोई राइट जाता है, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है, जिसकी मर्जी जिधर उधर जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो बेटे ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है, ठीक। इस तरीके से हर एक पार्टिकल अपना अपना
जैसे मन तैसे चल रहा है। इस सिचुएशन में अगर आप कोई एक क्रॉस सेक्शन लेते हो, क्रॉस सेक्शन एक पकड़ते हो, देखो बेटे क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, लाइक अगर ये सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंडर है, तो ये जो सरफेस दिख रहा है ना, दिस सरफेस इज क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, दिस सरफेस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अगर एक कोई एरिया हमने ऐसा पकड़ा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आप क्या देखोगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इधर से इधर जा रहे हैं, कुछ इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटे आपको शायद याद होगा, क्लास 10th में सिखाया होगा, ठीक है, कि करंट जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट चलता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है ना, तो करंट उसके अपोजिट में चलेगा। तो बेटे जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेगा उसके कारण करंट क्या होगा, इस तरफ बहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे उसके कारण करंट इधर बहेगा। तो देखो बेटा कुछ करंट जो है लेफ्ट साइड जा रहा है, कुछ करंट जो है वो राइट साइड जा रहा है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, नेट करंट क्या रहता है, जीरो रहता है ना, नेट करंट क्या रहता है, जीरो रहता है। आ रही बात समझ में। क्या ये लॉजिकल है, क्या ये लॉजिकल है, क्या ये प्रैक्टिकल है? यस, ये प्रैक्टिकल है। अगर सिर्फ एक वायर का टुकड़ा लेंगे, कहीं पर पड़ा हुआ है, उसको छूने पे हमें करंट थोड़ी महसूस होगा भाई। क्यों? क्योंकि ये तो सर्किट से जुड़ा ही नहीं है, इसमें हमने सप्लाई दिया ही नहीं है, इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो है भाई, है ना, देखिए नेट करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक समझ आ रहा है? तो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, क्या समझाना चाहता हूँ कि एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर समय चलते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, ओके, और ये इस प्रकार से मोशन करते हैं कि इनका नेट रूप से करंट हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है, तब तक जब तक कि हमने बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाया है, कोई बैटरी नहीं जोड़ी है, कोई सप्लाई नहीं दिया है, तब तक इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक, अब बेटा जब इसमें कोई फील्ड नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग क्यों रहे हैं, फिर किसके कारण भाग रहे हैं, है ना? आ रही बात समझ में बेटा? ऑब्वियस सी बात है, ये किसके कारण फिर भाग रहे हैं? तो ये भागते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। क्या बेटे? थर्मल एनर्जी। जैसा कि आपने केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े होंगे कि, है ना, टेम्परेचर के कारण एक एनर्जी होती है जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, है ना। उस एनर्जी के कारण ये क्या करते रहते हैं, भागते रहते हैं, और इस थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं उसकी स्पीड आप याद रखना बेटा, ठीक है, उसकी स्पीड आप याद रखना, स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। रूम टेम्परेचर पे ये कितना होता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि आपको दिख रहा है कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो ये लगातार मूव करते रहते हैं, बट नेट इनका क्या होता है, जीरो होता है ना। तो इस कंडीशन में करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, इस कंडीशन में जो है करंट फ्लो नहीं कर सकता। ये बात अपने को समझ में आ गई बेटा, है ना। इस कंडीशन में हमारा करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि अगर हमने इसमें बैटरी लगा दी तो क्या होगा। अब अगर हम बात करें कि इसमें बैटरी लगा दी तो क्या होगा, तो केस टू होगा, when battery is connected across the conductor। ओके बेटे, तो चलिए इस बार देखते हैं क्या होता है। ओके,
तो इस बार आपने क्या किया बेटा, मान लो इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस और माइनस, ठीक है, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होता है बेटा, जब आप बैटरी लगाते हो तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा, देखो ये प्लस से जुड़ा है, हाई पोटेंशियल हो गया, और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाता है, लो पोटेंशियल हो जाता है। तो बेटे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था पहले, अब वो एक फोर्स महसूस करने लगा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स महसूस करने लगा। या फिर इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से सोच सकते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये एंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जाने लगेंगे, ठीक है। अब जब ये एक डायरेक्शन में चलेंगे बेटे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अब एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट भी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलेगा। तो अब जो है यहाँ पर एक नेट करंट इस तरीके से फ्लो होने लगेगा, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ एक करंट फ्लो होने लगेगा। समझ आया बेटे, समझ आया। तो हमें क्या समझ में आया कि करंट के फ्लो होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है ना, करंट के फ्लो होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो कंडक्टर होना चाहिए, और अकेला कंडक्टर होगा तो भी करंट नहीं फ्लो होगा, उस कंडक्टर पे उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए जो उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन चार्ज कैरियर्स को चलाए, है ना, ड्राइव कराए, तब जाकर के क्या होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, तब जाकर के करंट फ्लो करेगा। तो अब हम काफ़ी हद तक फील कर चुके हैं कि करंट की शुरुआत कहाँ से हो रही है, करंट क्या चीज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम काफ़ी हद तक अभी तक समझ चुके हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे, विच इज़ क्या होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम कहते किसको हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो जैसा कि मैंने आपको बोला बेटा कि करंट के फ्लो के लिए, है ना, करंट के फ्लो के लिए क्या है, चार्ज के फ्लो करना ज़रूरी है, ठीक है, चार्ज का फ्लो करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अब ये जो करंट फ्लो होगा उसकी मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड होगी, तो ये इस बात पर डिसाइड करता है कि हमारे जो चार्जेस हैं वो कितनी तेज़ी से पार हो रहे हैं, वो कितनी तेज़ी से फ्लो कर रहे हैं, यानी रेट ऑफ क्या, फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो होने की स्पीड, जितनी स्पीड के साथ हमारी चार्ज फ्लो करेगी उतना ज़्यादा हमारा करंट होगा, ठीक है। तो वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time is called electric current, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो लेट्स से बेटे कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के अंदर अगर मान लो इस क्रॉस सेक्शन के पास से इस क्रॉस सेक्शन पर Q चार्ज, है ना, T टाइम में क्रॉस करता है ना, Q चार्ज T टाइम में क्रॉस करता है, तो यहाँ पर जो करंट होगा, जैसा आपने देखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी रेट वर्ड आए तो आपको टाइम से डिवाइड करना होता है, तो चार्ज का रेट निकालना है तो चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो, तो व्हाट इज करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो बेटे ये आ गया आपका चार्ज पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से ये बातें हमें समझ में आ गई। अब इससे जुड़ी कुछ बातें अगर हम करें तो इसके एसआई यूनिट की बात करें बेटा तो क्या हो जाता है, आपको पता ही है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एसआई सिस्टम के 7 फंडामेंटल में से ये भी एक है, तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा। इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक। और इसका एसआई यूनिट हमने वहाँ लिया था, इट्स एसआई यूनिट इज क्या होता था बेटा, एम्पियर। और यहाँ से अगर डिराइव करें तो चार्ज का क्या होता है बेटा, कूलाम, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो क्या बन गया, कूलाम पर सेकेंड, और इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, ठीक है, इसी को हम एम्पियर कहते हैं। तो इसका एसआई यूनिट हो गया कूलाम पर सेकेंड और एम्पियर, ठीक है, कूलाम पर सेकेंड और एम्पियर। अच्छे से समझ में आ रहा है बेटे। नेक्स्ट इज, आगे बढ़ जाएं। अब देखो बेटे, अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो जैसा मैंने बोला, ये तो खुद ही क्या है बेटा, ये तो खुद ही क्या है, फंडामेंटल है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज ए या आई, है ना, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद कूलाम पर सेकेंड हो गया, एम्पियर हो गया। कैसी क्वांटिटी है ये, किस टाइप की क्वांटिटी है, तो ध्यान रखें बेटे, ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। कहीं कहीं पे हम इसको टेंसर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर हम इसको टेंसर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। आ रही बात समझ में आपको, क्लियर है। तो स्केलर क्वांटिटी, या देखो अगर ऑप्शन में टेंसर दिया रहे तो टेंसर लगाना, और अगर टेंसर नहीं दिया है तो स्केलर लगाना, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ये क्यों स्केलर या टेंसर है इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, ठीक। तो यहाँ तक से हमें ये समझ में आ गया बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना, और इसकी एसआई यूनिट वगैरह हमने बातें कर ली। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटे, इलेक्ट्रिक करंट हम 2 टाइप से ले सकते हैं। एक को कहते हैं बेटा एवरेज करंट, एंड एक को कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। चलो बात करते हैं एवरेज करंट का। एवरेज करंट, एवरेज करंट क्या होता है, आई एवरेज, टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ अपॉन टोटल टाइम, डेल क्यू बाय डेल टी अगर आप करोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, एवरेज करंट मिलेगा, है ना। एक इंटरवल ऑफ टाइम लिया, उतने इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, दैट इज एवरेज करंट। अब जब बात हम इंस्टेंटेनियस करंट की करते हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस करंट, तो बेटे इंस्टेंटेनियस वर्ड आपके लिए नया नहीं है, कई बार हमने इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज़ किया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ऐसी कई बार हमने यूज़ किया है इस वर्ड को। तो बेटे हर बार मैंने आपको एक ही चीज़ बोला है कि जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एक इंटरवल ऑफ टाइम होता है 10:11 बजे तक, 10 से 11 का 1 घंटे का टाइम इंटरवल हो गया, 10 से 10:05 तक 5 मिनट का टाइम इंटरवल हो गया। लेकिन जब हम इंस्टेंट की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, 10 बजे, 10:05 पे, 10:10 पे, तो यहाँ पर इंटरवल नहीं होता, एक एग्जैक्ट टाइम होता है। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम बात करते हो तो दैट इज इंस्टेंटेनियस। तो उसी प्रकार से अगर हमने करंट निकाला एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो क्या लिख सकते बेटा, करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड
इंस्टेंटेनियस करंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस करंट? तो जैसा आपको पता है बेटे कि इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपको इस डेल टी को क्या करना होता है? ज़ीरो करना होता है। तो आप लिमिट लगा लीजिए, डेल टी को टेंस टू ज़ीरो कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा? तो डेल टी बहुत छोटा हो गया बेटा। बहुत छोटे को किससे दिखाते हैं? डी टी से दिखाते हैं। ये बहुत छोटा होगा तो ये भी बहुत छोटा होगा, डी क्यू, सॉरी ये डी क्यू हो जाएगा। देन है ना, तो देखो I इक्वल्स टू क्या आ रहा है? डी क्यू बाय डी टी। क्या मतलब हुआ बेटा डी क्यू बाई डी टी? यानी चार्ज को आपको क्या करना है? टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चार्ज को आपको क्या करना है? टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। ओके, आइए बेटे इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। Example, if 10 coulomb of charge flows through a conductor in 5 seconds, find acceleration। ठीक है, तो ये एक बच्चे वाला सवाल हो गया बेटा, है ना, बहुत ही आसान सा सवाल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें चार्ज दे दिया गया बेटा 10 कूलम और टाइम दे दिया गया हमें 5 सेकेंड और हमसे क्या पूछा गया? करंट पूछा गया। तो अभी अभी हमने सीखा I बराबर Q बाई टी होता है। Q 10 हो गया, T 5 हो गया, 5 से 2 हो जाएगा। तो ये 2 कूलम पर सेकेंड या फिर इसको 2 एम्पियर कह देंगे बेटा। तो हमारा करंट का फ्लो क्या हो गया? 2 एम्पियर हो गया। बच्चे जैसा सवाल रहेगा तो ऐसा रहेगा, बच्चे जैसा सवाल रहेगा तो ऐसा रहेगा। दूसरा ले लेते बेटा, इफ चार्ज flowing through a conductor is given by Q equals to 4t square plus 2t plus 6। If charge flowing through a conductor is given by Q बराबर 4t square plus 2t plus 6, then find current at t equal to 0 second and t equal to 1 second। ठीक है, also find average current during this interval, ठीक है बेटे, ड्यूरिंग दिस इंटरवल। आइए बात करते हैं। तो क्या करें बेटा? Q दिया हुआ है 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, है ना। एक बार डिफरेंशिएट करें, डी क्यू बाई डी टी, 4 2 ज़ा 8t प्लस 2, ऐसा आ गया। इसी चीज़ को हमने क्या बोला बेटा? करंट होता है ना। एक बार आप डिफरेंशिएट करो, चार्ज को आपको क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो आपके पास करंट आ गया बेटा 8t प्लस 2। आपको कब चाहिए ये करंट बेटा? आपको 0 सेकेंड पे चाहिए और आपको 1 सेकेंड पे चाहिए। तो t इक्वल्स टू 0 पर t के बदले 0 रख लो बेटे, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। तो 2 एम्पियर होगा आपका जब टाइम कितना है? 0 है। ठीक, अब दूसरा आपने क्या लिया बेटा? t बराबर 1 सेकेंड। जब आप t बराबर 1 सेकेंड रखोगे और इस t के बदले 1 रखोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? 8 × 1 + 2 विच इज़ 10
एम्पियर। हाँ, क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। अच्छे से समझ आ रहा है बेटे आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं डिफरेंट टाइम पर, यानी इंस्टेंट पर, यानी इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि एवरेज करंट क्या होगा। तो अभी अभी हमने सीखा बेटा एवरेज करंट मतलब क्या होता है। एवरेज करंट मतलब होता है ना, उस इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन उस इंटरवल का टाइम क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, क्या टूट गया? ओके, तो जैसा कि आपने देखा Q गिवन है कितना बेटा, 4t² प्लस 2t प्लस 6। तो बेटा t = 0 पर, t = 0 पर जो भी चार्ज फ्लो कर रहा था वो इनिशियल चार्ज हो गया। कितना हो गया बेटा, 4 × 0 + 2 × 0 + 6 विच इज़ 6 कूलम इनिशियल चार्ज था। अब t = 1 पर है ना, t = 1 सेकेंड पर जो भी चार्ज फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो 4 × 1 + 2 × 1 + 6 तो क्या हो गया बेटा, 12 कूलम हो गया Q फाइनल। तो इस दौरान कितना चार्ज फ्लो किया बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 12 माइनस 6 तो 6 कूलम चार्ज फ्लो कर गया बेटा। डेल Q हो गया आपका 6 कूलम, और हमने टाइम इंटरवल कितने का लिया, 1 - 0 1 सेकेंड का। तो एवरेज करंट क्या होता है बेटे, एवरेज करंट क्या होता है, I एवरेज डेल Q अपॉन डेल T विच इज 6/1 विच इज 6 एम्पियर। ओके बेटे, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एवरेज करंट निकाल सकते हो। तो एवरेज हो इंस्टेंटेनियस हो दोनों हम निकाल सकते हैं। ओके बच्चे, अब देखो बेटा, अगर हम बात करना चाहें कि क्या करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है, डज करंट हैव डायरेक्शन, तो यस, करंट के पास डायरेक्शन होता है। ओके, सी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है बेटे, बहुत ध्यान से समझे। पहला, अगर बेटा हमने जैसा बोला आपको कि करंट का फ्लो यानी चार्ज का फ्लो, चार्ज क्या हो सकते हैं, चार्ज निगेटिव हो सकते हैं, चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर चार्ज निगेटिव है, ओके, अगर चार्ज निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, निगेटिव चार्ज हैं, वो इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा करंट का फ्लो उसके अपोजिट में होगा। ठीक है, यानी करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू दी, है ना, करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू दी, अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा। दूसरा, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसके कारण करंट बन रहा है तो फिर उसके डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो करंट ऑलवेज फ्लो along the direction of, along the direction of flow of positive charge, flow of positive charge। ठीक है, यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर जा रहा है, तो करंट का भी डायरेक्शन किधर होगा बेटा, सेम डायरेक्शन में होगा। ये दो बातें समझ में आ गई आपको। तीसरी बात बेटा, तीसरी बात, अगर बैटरी है सर्किट में, लाइक ये एक सर्किट है, यहाँ हमारा बैटरी लगा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल होता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होता है। ठीक है, सर्किट के अंदर करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है ना। करंट
always flow from high potential to low potential। आ रही बात समझ में? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहती है। तो हुआ कि नहीं बेटा, बताओ डायरेक्शन हुआ कि नहीं चार्ज के पास? यस, डायरेक्शन चार्ज के पास डायरेक्शन करंट के पास डायरेक्शन होता है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। अब बेटा, अब यहाँ पर तो एक कॉन्ट्ररी बात हो जा रहा है कि सर आपने वहाँ पे लिखाया कि करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ आप बोल रहे हो कि उसके पास डायरेक्शन है ना। यहाँ पर आप बोल रहे हो कि उसके पास डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन है तो ये स्केलर क्यों हुआ, वेक्टर क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो बेटे आपको जैसा कि क्लास 11th में सिखाया गया था कि वेक्टर होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होना और डायरेक्शन होना सफिशिएंट नहीं है, तीसरा कंडीशन भी पूरा होना चाहिए और दैट इज कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। अगर मान लो इस पॉइंट पर एक करंट आया 5 एम्पियर, एक करंट आया 2 एम्पियर, तो कितना करंट जाएगा? तो 7 एम्पियर जाएगा। तो ये 5 और ये 2 क्या हो गए बेटे? डायरेक्टली ऐड हो गए, अल्जेब्रिकली ऐड हो गए, वेक्टरियल नहीं ऐड हुए। तो ये क्या हो गए हमारे लिए, है ना, वेक्टर लॉ को फॉलो करते हुए नहीं हुए। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड होने के बावजूद, डायरेक्शन होने के बावजूद हम इसे वेक्टर कंसीडर नहीं करेंगे, इसे हम स्केलर या तो टेंसर, है ना, जो स्केलर भी नहीं होता वेक्टर भी नहीं होता, उनकी अलग कैटेगरी बना दी गई है जिसे हम टेंसर कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई चार्ज कोई जो मीन्स करंट नाम की जो क्वांटिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद वो एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। ये आपके थ्योरी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि वाई करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, करंट हैज magnitude and direction both, then why it is not vector quantity? ठीक है बेटे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिकॉज इट डज नॉट ओबे law of vector addition, so it is called scalar or tensor। आ रही बात समझ में बेटे? इसको हम क्या कह सकते हैं, स्केलर या टेंसर कह सकते हैं। ओके बेटे, अब देखो डायरेक्शन हमने पहचान लिया। अब हमने देखो इसका यूनिट क्या चूज किया, यूनिट हमने लिया बेटा एम्पियर, 1 एम्पियर। अगर कोई आपसे बोल दे कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, क्या करोगे बेटा? चूंकि आपको पता है कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या, 1 कूलाम पर सेकेंड, है ना, कूलाम पर सेकेंड को ही हमने एम्पियर नाम दिया ना, तो 1 कूलाम पर सेकेंड। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 1 कूलाम चार्ज फ्लो करना चाहिए पर सेकेंड, है ना, 1 कूलाम चार्ज फ्लो करना चाहिए पर सेकेंड। तो अगर हमें 1 एम्पियर करंट डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि इफ़ 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 second, then current through conductor is called 1 ampere current। आगे बात समझ में? आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देन अगर आपसे ये पूछता है
कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज फ्लो पर यूनिट टाइम फॉर 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम यानी पर सेकेंड फ्लो करेंगे। तो बेटे चूंकि आपने पढ़ा कि I बराबर क्या होता है, चूंकि आपने क्या पढ़ा, I बराबर क्या होता है, Q बाय T होता है ना। I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T होता है। और बेटे आपने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पढ़ा वहाँ आपने सीखा कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू E होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें n क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ करता था, है ना बेटे। तो आपको क्या चाहिए बेटा कि 1 एम्पियर करंट में तो I के बदले क्या रख लोगे, 1 रख लोगे, है ना। n हमें निकालना है, E अपॉन टाइम कितना लेना है, पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड। तो n कितना हो गया बेटा, 1 अपॉन E। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम फ्लो करेंगे, तो 1 अपॉन ई। तो 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पर सेकेंड जाना चाहिए। ठीक है, कितने नंबर, इतने नंबर पर सेकेंड, मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर गुजरेंगे, है ना, क्रॉस करेंगे, तो वहाँ का जो ये रहेगा, क्या बोलते हैं, करंट फ्लो होगा, वो कितने का होगा, 1 एम्पियर का होगा। फॉर 1 एम्पियर ऐसे भी हमने पढ़ा है बेटा, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 1 एम्पियर के लिए 1 कूलम पर सेकेंड जाना चाहिए, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आ रही बात समझ में बेटे। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस पर हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, कई सारे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला बेटा कि एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल if 5 into 10⁻20 electrons crosses any conductor in 2 seconds, then find current, ऐसा पूछ ले आपसे। तो चूँकि I बराबर क्या बेटा, Q बाई टी या फिर NE बाई टी, तो N आपके पास कितना है, इतना है, 5 इंटू 10⁻20, E आपके पास कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और अपॉन टाइम कितना है बेटे आपके पास, 2। सिंप्लीफाई करिए, 10⁻⁻19 से 10 रह जाएगा बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट कट जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 एम्पियर। ओके, सो दिस इज द करंट इन दिस सिचुएशन। क्लियर है मेरी बात? ओके ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, बाय बाय।